साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र की क्लास में कंटिन्यू आप सबके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025-26 के लिए बहुत ही दमदार क्लास है। ये देखिए, इसके पहले हमने क्लास 6 में बात किया था, जिसमें क्लास 6 में पार्ट 1 पर बात किया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे बाल श्रम पर। इसके पहले हमने जो बात किया था वो दहेज प्रथा से संबंधित जो सामाजिक बुराइयां हैं, जिसमें हमने दहेज प्रथा पर बात किया। दहेज प्रथा को लेकर बहुत सारे कहना चाहिए समाज में ये प्रथा बनी हुई है। आज हम बात करेंगे बाल श्रम को लेकर। इसके आगे के जितने भी हैं इस यूनिट को आज के सेशन में कवर करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाल श्रम नाम से स्पष्ट है, अर्थात बालक को श्रम करवाना। अब बालक को श्रम करवाना अर्थात इसमें कौन कौन से कार्य बाल श्रम के अंतर्गत आता है। तो देखिए, बाल श्रम समूचे विश्व में पाए जाने वाली एक समस्या है। यानी कि बाल श्रम की जो समस्या है, न सिर्फ हमारे जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ बल्कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये समस्या बनी हुई है। लेकिन भारत में सर्वाधिक रूप में ये देखा जाने वाला समस्या है। भारत में लगभग 5 करोड़ से अधिक बाल श्रमिक हैं। ये आंकड़े हैं जो कि प्राप्त हुए हैं, जिसमें 5 करोड़ से अधिक लोग, छोटे बच्चे जो है बाल श्रमिक हैं। अर्थात बाल श्रमिक की बात अगर हम कर रहे हैं तो इनको कैसे परिभाषित करें। तो देखिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम कराना, शारीरिक परिश्रम कराना बाल श्रम की श्रेणी में आता है। अब 14 वर्ष के बच्चे अर्थात इसमें तो कई सारे काम आ जाते हैं, चाहे वो बड़े बड़े होटलों में काम करना, चाहे किसी और काम को करना। अर्थात जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं जिनको विभिन्न कार्यों में लगा देना बाल श्रम कहलाता है। आखिर ये बाल श्रम की स्थिति हमारे देश में क्यों आती है? आखिर छोटे बच्चे को काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसके कई सारे रीज़न। सबसे पहले आता है आपके गरीबी। आज गरीबी इतनी है कि अगर एक व्यक्ति कमा रहा है तो उनके घर के सभी परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता, जिसके वजह से छोटे छोटे बच्चों को काम करने के लिए भेजा जाता है, और यही सबसे प्रमुख वजह है। इसके अलावा जनसंख्या में अधिकता से भी होता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, कमाने वाले कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे में भी क्या है, जो कमी है अर्थात सबको कहना चाहिए खाना मिल सके, इसके लिए छोटे बच्चों को भी काम में लगा दिया जाता है, और जनसंख्या बढ़ना भी एक प्रमुख कारण है बाल श्रम का। इसके अलावा आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन। आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन से तात्पर्य आज समाज में जो है, जो छोटे बच्चों को काम कराना, बहुत सारे समाज के एक ये कहना चाहिए कारण भी होता है कि वो समाज में भी ही ऐसे कार्य कराया जाता है, क्योंकि वो या तो अशिक्षित है या फिर वो पिछड़ा हुआ है। वो समाज न तो वो शिक्षा से उनका कोई गहरा नाता, अर्थात वो शिक्षा से बहुत दूर हैं, और इसलिए शिक्षा को भी इसका प्रमुख वजह माना गया। अर्थात जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं उनको सही शिक्षा नहीं मिल पाती, और सही शिक्षा नहीं मिल पाने की वजह से उनमें अज्ञानता रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, अज्ञानता के वजह से वो जो है ये चीज़ समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता कि बाल श्रम एक गलत कार्य है, एक गलत प्रथा है। अर्थात एक प्रकार से कहना चाहिए कि अपराध है लोगों को कार्य कराना। ठीक है, इसके अलावा ऋणग्रस्तता, अर्थात अगर जैसे कर्ज है, कर्ज के बोझ हैं तो छोटे बच्चों से भी काम लिया जाता है ताकि कर्ज के बोझ को कम किया जा सके। तो ये भी एक प्रमुख रीज़न है बाल श्रम के लिए। इसके अलावा आज की जो बढ़ती महंगाई है, बढ़ती महंगाई भी एक रीज़न है, जिसकी वजह से जो है महंगाई इस कदर हावी हो गया है कि जो है लोगों को 2 वक्त का खाना मिल सके, इसके लिए छोटे बच्चों को भी जो है कार्य में भेज दिया जाता है, काम में भेज दिया जाता है। तो ये कई सारे रीज़न हैं जो कि बाल श्रम के कारण बनते हैं। आगे मैं इसके कुछ निवारण पर बात कर लेता हूँ। बाल श्रम के आखिर क्या क्या निवारण हो सकते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 24 बाल श्रम के बारे में कहाँ पर जिक्र है। तो संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाना में या कोई भी कार्य अगर हम करवाते हैं
ठीक है, अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कारखाना में या कोई खदानों में नौकरी नहीं कराया जा सकता। याद रखना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी कार्य कराना, चाहे वो खान हो, खदान हो, फैक्ट्री हो, होटल हो, तो ये सभी किस में आता है, आपके बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। और बाल श्रम को रोकने के लिए बच्चों को विद्यालय में लाने के लिए कई तरह के प्रयास शासन स्तर पर किए जाते रहे हैं। इसके देखिए, इसमें बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, जो कि बालकों को, छोटे बच्चों को श्रम न करना पड़े, अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मेहनत का कार्य न करना पड़े, इसके लिए एक्ट बनाया गया था, अधिनियम बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको 1986 में निर्मित किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विरोध दिवस भी मनाया जाता है, जो कि 12 जून को ये मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला आता है साथियों आपका चोरी। चोरी भी एक सामाजिक बुराई है। आखिर लोग ये काम क्यों करते हैं? देखिए, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु को उसकी सहमति के बिना बेईमानी के आशय से लाना क्या कहलाता है, या ले जाना क्या कहलाता है, आपका चोरी। यानी कि बिना उसके परमिशन के यदि कोई वस्तु को हम ले जाते हैं तो वो चोरी की श्रेणी में आता है, और ये भी एक सामाजिक बुराई में से एक होता है। आज चोरी की स्थिति लोगों में क्यों आती है? तो चोरी की स्थिति के कई कारण। सबसे पहले तो आता है गरीबी। गरीबी इस कदर हावी हो गया है कि लोग अपने जो है दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चोरी का रास्ता अपनाते हैं। इसके अलावा बेरोजगारी भी बड़ी वजह है। आज सभी के पास रोजगार नहीं है, अर्थात रोजगार का अभाव भी इसमें चोरी के जो प्रक्रिया है उसको लिप्त करता है। अर्थात बेरोजगारी भी एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से लोग जो है इस रास्ते में आ जाते हैं। इसके अलावा नशे और अन्य जो लत होती है, एडिक्शन जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, लोग जो है नशे के आदी हो जाते हैं, और नशे की आदी होने की वजह से क्या होता है, अब उनको नशा चाहिए और उसके लिए वो गलत रास्ते भी अपना लेते हैं, क्योंकि वो उनको नशे की लत हो जाती है और उसी के चलते वो चोरी करने लगता है, किसी के घर में, किसी के दुकानों में, तो कई जगहों में ये कार्य करने लगते हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जो शीघ्र, मतलब जल्दी पैसे वाले बनने की चाहत, जल्दी धनवान बनने की चाहत, और ये भी एक प्रमुख वजह है कि लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं। अब ये गलत रास्ता अपनाने का क्या दुष्परिणाम होता है? तो चोरी से पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक क्षति होती है। भाई, आप चोरी करते करते पकड़ाओगे तो आपको पेशी जाना होगा, आपका आर्थिक नुकसान होगा। इसके अलावा समाज में भी असुरक्षा की स्थिति रहती है, अर्थात लोग आपसे डरेंगे कि ये चोर है। ठीक है, आपका सम्मान, आपका मान सम्मान भी जो है वहाँ पर दांव पर लग जाता है। चोरी करने वाला हमेशा भय और खतरे में रहता है, अर्थात वो कब पकड़ा जाए, कब पुलिस आ जाए, इस तरह का भय उनको निरंतर लगा रहता है। इसके अलावा चोरी की प्रवृत्ति परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, और ये ऐसा इसलिए होता है, देखिए, अगर किसी बच्चे के माता पिता गलत कार्य में लिप्त है तो उनका संस्कार उनके माता पिता से ही बच्चों को मिलता है, अर्थात वो भी चोर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स वो ही काम कर रहे हैं। तो इस वजह से ये चोरी की जो स्थितियां हैं और बढ़ती चली जाती है, तो इसको भी रोकना है। और रोकने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? तो इसके लिए एक तो हमारे कानून में दंड का प्रावधान है, कानूनन उसको आप दंड दे सकते हैं। कारावास में जो चोर रहते हैं उसको रोजगार परक ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि उसको जो है सम्मानजनक जीने के लिए उसके पास रोजगार हो सके, कुछ कार्य सीख सके। इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे जो चोरी करते हैं उनको बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, ताकि उनको सुधारा जा सके, उनको शिक्षा दिया जा सके। तो इस तरह से कई सारे प्रक्रिया अपनाया जा सकता है। अब हम बात करें दुर्व्यसन अर्थात ये भी एक सामाजिक बुराई है, जिसमें क्या होता है, नशीले पदार्थ के सेवन करने की आदी हो जाते हैं। वर्तमान में ये दुर्व्यसन है
सामाजिक बुराइयों में से एक है और सर्वोपरि है, इसलिए क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति शरीर को कार्य करते रहने के लिए नशीले पदार्थ की उनको निरंतर सेवन की आवश्यकता पड़ती है। अक्सर आप देखे होंगे, अगर आपके मोहल्ले, आस पड़ोस, गांव या पड़ोसी आपके रिश्तेदारों में अक्सर देखने को मिलता है, जो सुबह शराब पिएगा ना, उसका वो अच्छे से काम कर पाता है, लेकिन जब वो शराब नहीं पीता तो उसका हाथ पैर लड़खड़ाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ का आदी हो गया है, इसलिए उनको निरंतर सेवन की आवश्यकता पड़ती है और इसके बिना वह कार्य ही नहीं कर सकती और ना ही वह शरीर को सुचारू रूप से चला सकता है। क्यों? क्योंकि वह उस चीज़ का एडिक्ट हो गया है, आदी हो गया है। तो ऐसे ही स्थिति नशाखोरी और जो है धूम्रपान में होता है, अर्थात किसी भी प्रकार की आप एडिक्शन है आपके में, या फिर आप कहना चाहिए स्मोक करते हो, तो ये सब चीज़ें जो है उसी दुर्व्यसन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ये देखो, इसमें दुर्व्यसन में भी कई तरह के, एक तो आता है आपके नशाखोरी। तो ये क्या है? जब कोई व्यक्ति बार बार कोई भी मादक पदार्थ का सेवन करता है और सेवन लेने का वो आदी हो जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति बार बार मादक पदार्थ का सेवन कर रहा है और उनका वो आदी हो गया है, तो हम उसे कहते हैं कि इसको नशाखोरी की आदत हो गई है, यानी कि मादक शक्ति के आदी हो गए हैं। और आज के इस समय में 90% युवा वर्ग नशे के शिकार हैं, जिसका आप जीता जागता उदाहरण एक गांव से लेकर शहरों की ओर आप देख सकते हैं। आज बड़े बड़े जो लोग हैं उनके नशा करने के तरीके भी अलग अलग हो गए हैं, जिसमें आज शराब से लेकर हीरोइन जैसे, कोकीन जैसे मादक पदार्थ हैं जिसको आज लोग सेवन करते हैं। तो नशे के आदि आज युवा वर्ग हो गए हैं। इसके क्या रीज़न है, इसके क्या कारण है? तो सर्वप्रथम है आपका मानसिक विकार। मानसिक रूप से वो रोगी हो गए हैं, जिसकी वजह से ये कार्य वो करने लगते हैं। इसके अलावा शारीरिक मानसिक रोगों का उपचार जो बाद में आदत बन जाती है। कभी कभी क्या बोलते हैं, शारीरिक मानसिक रोगों का उपचार। देखना, कई लोग क्या बोलते हैं, थके हो तो आप ड्रिंक कर लो, थोड़ा सा थकावट दूर होती है, वैसा बोलते हैं ना। कुछ हाथ पर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा ले लेना एक ढक्कन, ठीक हो जाए शरीर है। तो ये जो शारीरिक मानसिक रोगों का उपचार समझ के जब उसको हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं, वही क्या होता है, बाद में आदत बन जाती है और यही से शुरू हो जाती है उनके एडिक्शन की। ठीक है, इसके अलावा मानसिक तनाव, कभी कभी क्या होता है भाई, किसी कार्य की वजह से स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस को दूर करने रात में अच्छी नींद आए, इस उद्देश्य से भी शुरू किया जाता है। ये नशे की शिकार होते हैं और धीरे धीरे फिर वो आदत बन जाती है। तो सामान्य व्यक्तित्व, फैशन, आजकल ये हो गया है, फैशन बन गया है। शराब पीना, स्मोक करना, ये आजकल क्या हो गया है, फैशन हो गया है, फैशन। और इसके वजह से भी आज लोग जो है ये कार्य करने लगते हैं। इसके अलावा निराशपूर्ण जीवन, कभी कभी लोग क्या होते हैं, जीवन से निराश हो गए होते हैं, तो वो भी इस कार्य में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कई तरह से स्थितियां निर्मित होती है जिसकी वजह से आज नशाखोरी की जो समस्या है आ रही है। अब इस नशाखोरी की जब बात आती है तो शराब से कई सारे रोग होते हैं। तो शराब से होने वाले रोगों में आपकी यकृत शोथ होता है, लीवर कैंसर और विभिन्न प्रकार के कैंसर शराब को पीने से होता है, अर्थात आपके लीवर, किडनी खराब हो जाते हैं। शराब का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब जो है नशा के करने से क्या इसका परिणाम हमको भुगतने को मिलता है। सबसे पहला, नशा करने वाले व्यक्ति में तर्क शक्ति कम हो जाता है, यानी उनमें तर्क करने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। वो चिंतन नहीं कर पाते, सोच समझ नहीं पाते, डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते। इसके अलावा उसमें निर्णय क्षमता भी कम होने लगती है, डिसीजन लेने, वो डरने लगते हैं कोई कार्य, क्योंकि वो शरीर से अंदर से पूरी तरीके से वो खोखला हो गया होता है। इसके अलावा शारीरिक नियंत्रण में भी गिरावट, अर्थात एक स्थिति ऐसी आती है कि स्वयं के शरीर को आप कंट्रोल नहीं कर पाते, आप कहीं भी गिर जाते हो। ठीक है, आपका शरीर पूरा सूख के पतला दुबला हो जाता है। ये सब नशा के वजह से होता है, क्योंकि आप अल्कोहल को ले रहे हो ना, तो अल्कोहल को आप नहीं पी रहे हो, वो आपको पी रहा होता है। ठीक है, क्योंकि वो तो एसिड है जी, और एसिड से आप जब एसिड को पियोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होगा कि वो एसिड का काम जलाना होता है, तो धीरे धीरे करके आपके बॉडी को वो क्या कर रहा है, जला रहा होता है। ठीक है,
इसके अलावा देखो क्या होता है, दर्द और संवेदना में कमी। दर्द में कमी हो जाती है, अर्थात जो मानसिक दर्द है, संवेदना है, लोग गम को भुलाने के लिए अक्सर इसका उपयोग करते हैं, तो ये होता है। चेतना में कमी, आप अचेत होते, चेतना में कमी, आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगता है। इसके अलावा आप में जो है इस प्रकार की स्थिति होती है। इसके अलावा संक्रामक रोग भी होने का खतरा आपको निरंतर बना रहता है। तो कई सारे दुष्परिणाम हैं जो कि नशे के सेवन से हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसका निवारण क्या हो सकता है? तो शासन स्तर पर नशा के निवारण के लिए कई तरह के कार्यक्रम, कई तरह के अधिनियम चलाए जाते हैं। साथ ही साथ बीच बीच में अक्सर आप देखोगे कि इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। समाज में जो है नाटक के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से किया जाता है। देखिए, नशा मुक्ति के निवारण के लिए विभिन्न राज्यों में अलग अलग जो है स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आता है धूम्रपान। धूम्र मतलब होता है धुआं और पान करना मतलब पीना, यानी धुएं को जब आप पी रहे हो तो धूम्रपान भी एक ऐसी आदत है जिसमें किसी पदार्थ, जिसमें आपके या तो तंबाकू हो सकते हैं या भांग हो सकते हैं, और इसको जला करके धुएं के रूप में जब आप सांस के द्वारा अंदर लेते हैं तो उसी को कहा जाता है धूम्रपान। ठीक है, अर्थात धुएं को आपको पीना होता है। अब इस दहन से क्या निकलता है, एक निकोटीन जैसे सक्रिय पदार्थ निकलता है, और उसी सक्रिय पदार्थ को पी करके नशा के रूप में उसको सेवन किया जाता है, और ये क्या होता है, फेफड़े के माध्यम से अंदर चला जाता है। ठीक है, और अवशोषित करता है, और इसके सेवन करने वाले व्यक्ति को फिर क्या होने लगता है, नशा होने लगता है। यानी ये फेफड़ा में जाने के बाद में ये नशा उत्पन्न करता है। अब ये जो धूम्रपान है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? तो धूम्रपान के सेवन से स्टेनोसिस की बीमारी हो सकती है, फेफड़ों के कैंसर हो सकते हैं, हार्ट अटैक की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा, और ये हार्ट अटैक की जो संभावना है धूम्रपान से कई गुना बढ़ जाती है। अक्सर आप देखना जब कोई न्यू मूवी आती है ना, तो धूम्रपान से ही संबंधित आपको ऐड दिखाया जाता है। ठीक है, आप धूम्रपान छोड़ने के 1-2 घंटे के अंदर, 1-2 दिन के अंदर आपका जो है खतरा है 5% भी कम हो सकता है, 5 गुना कम, उसमें ऐड आता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रोक जैसी स्थितियां आपके पास हो जाती हैं। इसके दुष्परिणाम है धूम्रपान के सेवन के। ठीक है, इसके अलावा अल्जाइमर होने लगता है। जैसे कोई भी माता धूम्रपान करती है तो नवजात शिशु में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो कई तरह से रीज़न हो सकते हैं। अब ये जो नशा है और मादक से संबंधित पदार्थ जो कि उत्तेजना उत्पन्न करता है, देखिए एक तो आता है ओपिएड नार्कोटिक्स, जो जिसमें आपके अफीम, मार्फिन, हीरोइन, पैथिडीन जैसे पदार्थ आते हैं, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये शरीर को दर्द से आराम देता है, जिससे क्या होता है, ये मस्तिष्क का काम करना बंद कर देता है। देखना, जिसको जब ऑपरेशन करना होता है ना, किसी का शल्य क्रिया करनी होती है, जैसे हम कहते हैं ना थोथवा की सूजी लगा थी नहीं, उसमें क्या किया जाता है, वहाँ पर सुई लगाते मस्तिष्क को आराम दे दिया जाता है, जिससे कि वो दर्द नहीं होता। ठीक है, ओपिएड नार्कोटिक्स अक्सर ये कम मात्रा में जब आप लोगे ना तो वो दवा है। ठीक है, इसके अलावा स्टिमुलेट्स भी आते हैं, जिसमें कैफीन, कोकीन और एम्फेटामिन्स जैसे पदार्थ आते हैं जो कि तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। इसके अलावा हेलिसिनोजेंस आते हैं, जिसमें एलएसडी, मैस्केलाइन, चरस, भांग, कशिश, हशीश जिसको बोलते हैं, मैरिजुएना, ये सभी पदार्थ इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें अब मैं बता रहा हूँ, हालांकि इसको पूरा आपको पढ़ना है, लेकिन जो चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में रटने वाली बात चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले देखिए, क्रम को मैं इसलिए एक सीरीज़ में लिखा हूँ, एक क्रम में लिखा हूँ, एक ट्रिक भी मैंने बना दिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए, हिंद बाघबा, हिंद बाघबा याद रखना, हिंद बाघबा। ही से हिंदू विवाह अधिनियम 1955, द से दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1966, ब से बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, और घ से
आपका घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और ब से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो हिंद बाघबा ये ट्रिक है, इसको याद रखेंगे, इसको बिल्कुल रट लेंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं यूनिट 6 को यही समाप्त करूंगा। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं था क्योंकि हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया है और ये आज का सेशन हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 2 ये है साथियों, और बिल्कुल हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है उस पर बात करेंगे। इस यूनिट को इतना ही रखेंगे, कंटिन्यू आप क्लासेस लेते रहें, क्लास ज्वाइन करते रहें। आज की जो क्लास है थोड़ा सा इसमें वायलेंट रहा होगा, ठीक है, क्योंकि परिवेश की आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी। तो फिलहाल साथियों मेरा उद्देश्य, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ लेकिन मैं बाहर में रहकर भी आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना होगा ताकि आपको रेगुलर कंटेंट हम दे सकें, शिक्षक भर्ती की तैयारी आपको रेगुलर मिल सके, क्योंकि आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका टाइम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं टाइम की वैल्यू समझता हूँ दोस्तों, इस वजह से मैंने जो सोचा कि मैं बाहर हूँ, 2 दिन से ऑलरेडी वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो आपके लिए वो वीडियो मिल जाए, मेरा ये पर्पस था। इस वजह से मैंने आज कंटिन्यू वीडियो डाला है, चूँकि थोड़ा सा बाहर में होने की वजह से भले ही आपको थोड़ा सा वॉल्यूम सुनाई दिया है, लेकिन आप मैनेज कर लेंगे क्योंकि आपकी भी तैयारी अच्छे से होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।